बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टोरी नेम अजीम औरत। आज वो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बड़ी बेटी ईशा की शादी का दिन था। खुश तो फरीहा रफ़ीक भी थी कि उन्होंने आज पहले फ़र्ज से सुबकदोश होने की तरफ कदम बढ़ाया था, मगर खुशी के साथ साथ उनका दिल छोटा पड़ रहा था क्योंकि उनके दोनों बेटे बाहर थे और बहन की शादी में नहीं आ पा रहे थे और इस शादी का इंतज़ाम उन्हें तनहा करना पड़ रहा था। वो तैयार हो रही थी जब रफ़ीक अहमद कमरे में दाखिल हुए थे। उनकी आंखों में हमेशा की तरह अपनी बीवी के लिए सताइश ही सताइश थी। फरीहा रफ़ीक उन्हें देख कर मुस्कुराई थी और मोहब्बत से तैयार होने का कहा था। हाँ यार, शादी के ये काम ख़त्म ही नहीं हो रहे। 2 घंटे से तैयार होने का सोच रहा हूँ, लेकिन लगता है इसी तरह मिस्टर जलोल बनकर शादी शामिल होना पड़ेगा। अरे ऐसे ना करें, ईशा क्या सोचेगी। चलें जाएं, मैं तैयार हूँ, बाकी का मैं देख लेती हूँ। रफ़ीक अहमद मुस्कुराए। मुझे यकीन है तुम सब कुछ मुझसे बेहतर देख सकती हो, संभाल सकती हो। फरीहा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर जज्ब से कहा। हाँ, मैं सब कुछ बेहतर तौर पर संभाल सकती हूँ, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से है कि मुझे हर घड़ी आपके साथ होने का गुमान रहता है। वाह, सिर्फ गुमान? रफ़ीक अहमद ने पीछे से उन्हें कंधों से थाम लिया था। गुमान नहीं, मैं वाकई तुम्हारे साथ रहता हूँ। अच्छा बस, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर कभी सही। रफ़ीक अहमद कहका लगाकर हंस पड़े थे। मोहब्बत की इतनी नाकदरी मैंने आज तक नहीं देखी। वो हंसते हंसते मुड़ी और उनकी आंखें एक तस्वीर पर आकर ठहर गईं। उनकी हंसी एकदम से जैसे किसी अफरियत ने पी ली थी। रफ़ीक अहमद की निगाहें भी उनकी नज़र के जाविये के साथ चलते चलते इस तस्वीर पर जाकर रुक गई थी। ये एक शादी की तस्वीर थी, लेकिन इसमें रफ़ीक अहमद किसी और परी पैकर के साथ खड़े थे। कितनी बार कहा मैंने, बाकी चीज़ों की तरह इस तस्वीर को भी स्टोर रूम में रखवा दो, लेकिन तुमने आज तक नहीं मानी मेरी ये बात। फरीहा रफ़ीक मुस्कुराने लगी थी। ये एक हकीकत है और हकीकतों से नजरें नहीं चुराई जा सकती। मुझे इस तस्वीर से कोई उलझन है, ना ही आईने से कोई प्रकाश। रफ़ीक अहमद कुछ बोले बगैर कपड़े लेकर वॉशरूम में चले गए थे और वो खुद बाहर निकल गई थी। फिर इंतजामात देखते हुए वो अहकामात दे रही थी जब किसी की मजबूत बाहों ने उन्हें जकड़ लिया था। हाय बार्बी डॉल, कैसी हैं आप? वो यकदम हंस पड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर फैलने वाली खुशी दीदनी थी। तुम दोनों कितने झूठे हो हारून। सिर्फ मैं नहीं, जारून भाई भी कम नहीं है। जारून फरिया रफ़ीक के गले से झूल गया। नहीं तो मॉम, ये झूठ नहीं था। मैं या ये हरगिज नहीं आ सकते थे, लेकिन ये हारून दी ग्रेट इमोशनल करने का इतना माहिर है कि उसने दौलत और रिश्तों में से किसी एक को चुनने की बात की, तो फिर मुझे वोट आपके और ईशा के हक में कास्ट करना पड़ा। बहुत से काम पेंडिंग में डालकर आए हैं हम दोनों। फरिया रफ़ीक मुस्कुराने लगी। दोनों में सरमो फर्क नहीं था। वो दोनों ट्विंस थे और आदातो अतवार में भी एक जैसे थे। पढ़ने के लिए बाहर गए थे, मगर अब एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलकर रफ़ीक अहमद के बिजनेस को चार चांद लगा रहे थे। मुलाजम उनका सामान उठाकर ऊपरी मंजिल में ले गए थे और शौक शंसा जारून रफ़ीक पार्टी में आने वाली लड़कियों की ड्रेसिंग पर जुमले कस रहा था। ये उसकी शुरू की आदत थी, जिस पर कभी कभी फरिया कह देती थी कि ये बिल्कुल अपने बाबा पर गया है। जारून हमेशा ऐसे में अपने कॉलर अकड़ाता हुआ एक ही बात कहता। पापा जैसा डैशिंग होना मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है। उसने कैमरा मैन से मूवी कैमरा ले लिया था और सिर्फ एक लड़की की मूवी बना रहा था। हारून ने ये बात फरिया को बता दी, तभी वो सारे काम छोड़कर उसके करीब आ गई थी। हुलिया देखा है, बिल्कुल भूत लग रहे हो। लड़कियां इस भूत पर ही मरती हैं मॉम। अगर आपके हुक्म का पास ना होता, कब का 2-4 गोरियों को पटाकर आपकी बहू बना चुका होता। वो मुस्कुराने लगी। लड़की है तो अच्छी, कहो तो तुम्हारी बात चलाऊं। जारून ने कानों को हाथ लगाए। अगर मेरी पसंद को इसी तरह अहमियत देती रही, तो एक वक्त आएगा इस घर में मेरे और आपके रहने की जगह नहीं बचेगी। बहुओं का जुमा बाजार लग जाएगा। हाथ हौला मेरे यार, कुछ मेरा भी ख्याल। हारून कब नहा धोकर नीचे आ गया था, फरीहा को पता भी नहीं चला था। ये बच्चा है बिल्कुल मेरी तरह, हर काम जिम्मेदारी और वक्त पर करने वाला। जारून माँ के गले में झूल गया था। बस शुरू से आप हारून को मुझ पर फोकियत देकर मुझे
जला भुना कर रोस्ट कर देती हैं। लम्हा भर रुककर शरारत से बोला, अगर मुझे पता ना होता कि आप ये मुझे जलाने के लिए कहती हैं तो मैं कब का हारून को जहर देकर मार चुका होता। फरीहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने जारून की बाहों से खुद को आजाद करवाया और गुस्से से उसे देखा। बोलते हुए सोच समझ लिया करो कि क्या कह रहे हो क्या नहीं। जारून का चेहरा उतर गया। मजाक कर रहा था। आप जानती हैं मैं हारून से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मगर फरीहा जवाब दिए बगैर उठकर अपने कमरे में आ गई थी। वो जिस कुर्सी पर बैठी थी वहां से वो तस्वीर साफ नजर आ रही थी जिसमें रफीक अहमद किसी और परी पैकर के साथ खड़े थे और ये शादी के जोड़े में खींची तस्वीर थी। वो कामों में मसरूफ थी जब रफीक अहमद उनके करीब आए थे। कल उन्होंने अपनी जिंदगी की बेहतरीन शाम मनाई थी, अपनी शादी की सालगिरह, और आज फरिया तेजी से उनके सामने से गुजर रही थी जब रफीक अहमद ने उनका हाथ थाम लिया था। यूं मत करो फरिया, तुम जानती हो मेरे लिए तुम्हारी नाराजगी क्या मायने रखती है। फरिया ने मुड़कर कातल नजरों से उन्हें देखा, फिर सरसराते लहजे में कहा, मोहब्बत का जिक्र करके खुद को और मुझे शर्मिंदा मत करें। पहले मुझे भी लगता था मैं वाकई मोहब्बत को पा चुकी हूँ, लेकिन अब लगता है मैं तो आपकी दहलीज़े दिल के बाहर खड़ी हूँ। ऐसा नहीं है बाखुदा, ऐसा नहीं है। जो तुम हो मेरे लिए वो अनिला हरगिज नहीं हो सकती। फरिया ने तंज से मुस्कुरा के उन्हें देखा। बिल्कुल यही लफ्ज और ये जुमला तुम अनिला से भी कहते होगे। मैं जानती हूँ इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग को। मेरे भैया भी अरसे से यही गेम खेलते आ रहे हैं और वो दोनों औरतें अपनी अपनी जगह खुश हैं कि जवाद नासिर सिर्फ उसी का है, उसी की मुट्ठी में कैद है। लेकिन आपको पता है उन्हें मोहब्बत सिर्फ उस लड़की से थी जो उनके कॉलेज के ज़माने में उनके साथ पढ़ती थी, जिसके साथ जीने मरने के उन्होंने ख्वाब देखे थे, इतने बड़े बड़े मोहब्बत भरे खत लिखे थे, लेकिन अब भी लिखते हैं और जला देते हैं। इसलिए मोहब्बत की बात मत करें। मर्द के लिए ये एक ऐसा दिलफरेब झूठ है जिसके लफ्ज़ों की तासीर आहिस्ता आहिस्ता किसी सहर जादू की तरह और बढ़ती जाती है। फरिया, मैं खुद नहीं जानता तुम जैसी बीवी के होते हुए मैंने उसे तुम पर फोकियत क्यों दी। फरिया रफीक सोफे पर बैठ गई थी। हैरत है आपको नहीं पता आपने उसे मुझ पर फोकियत क्यों दी। शायद आप कल की फोन कॉल भूल गए जिस पर उसने आपको औलाद की गुड न्यूज दी थी। रफीक अहमद ने सर झुका लिया था, कुछ लम्हे खामोश रहे थे, फिर उठकर उनके पास आ गए थे। फरिया, वो हमारे बच्चे होंगे, हम दोनों मिलकर उनकी परवरिश करेंगे। हमारी जिंदगी एक मुकम्मल जिंदगी लगती है, लेकिन खामोश घर और तन्हाई टीस देती है। तुम जिस तरह हंसते हंसते चुप हो जाती हो, क्या मुझे इसका अंदाजा नहीं है। फरिया ने दिल में सोचा, क्या कभी रफीक अहमद ये सोचेंगे कि इस हादसे के बाद वो हंस भी सकेंगी। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन सोत नहीं। मगर रफीक अहमद मर्द थे और मर्द की मोहब्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं। फिर भाई भी इस अमल से गुजर चुका था, इसलिए वो और भी एहतजाज या एतराज़ करने की हालत में ना थी। तीसरी बात जिसने उनके मुंह पर चुप लगा दी थी कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो रफीक अहमद को सारी जिंदगी औलाद की खुशी नहीं दे सकती थी। इसलिए अगर रफीक अहमद उनकी मिन्नतें कर रहे थे तो ये उनके किरदार की अहमियत का औज था। कंप्रोमाइज का ये जहर उन्हें पीना ही पड़ा था। फिर यूं हुआ और रफीक अहमद ने ऊपर अनीला को पोर्शन बनाकर दे दिया, खास मुलाजमा भी रख दी। फिर पता नहीं क्या हुआ, नए आने वाले बच्चे की खुशी हसरत बनने के बजाय तरंग बनकर उनमें तैरने लगी। हम इन बच्चों को मिलकर पालेंगे, ये फिक्रा कभी कभी उनको मुस्कुराने पर मजबूर कर देता। फिर जब अनीला ने 2 बच्चों को जन्म दिया तो खुद ब खुद एक की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। ये जारून था, शोर शराबा मचाने वाला। फिर अगले साल ही ईशा आ गई तो अनीला और खुद उन्हें अपनी सुध बुध ही ना रही। अनीला की सेहत एकदम से गिर गई थी। रफीक अहमद ने औलाद में वक्फा करवा लिया था, लेकिन ये एहतियाती तदबीर भी उनके किसी काम न आई। जब बीपी हाई रहने की वजह से अनीला को पहला अटैक हुआ, वो अस्पताल में थी। जब अनीला ने उनका हाथ थाम कर दिलगेरी से कहा था, आप ही मेरे बच्चे अल्लाह के बाद आपके हवाले हैं। आपने कभी मुझे सोतापे से जलाया नहीं। जिस तरह आपने रफीक अहमद को अपने और मेरे दरमियान बांटा है, ऐसा बहुत कम औरतें करती हैं। आप एक अजीम औरत हैं और मुझे इस बात की खुशी है, अगर मैं मर भी गई तो भी मेरे बच्चों की परवरिश एक अजीम औरत की गोद में होगी।
उन्होंने अनीला के आंसू पोंछते हुए मध्यम लहजे में कहा था, मैं अजीम नहीं, बस मैंने इस आजमाइश को दिल से कबूल किया, तभी ये आजमाइश बच्चों की कलकारियों की सूरत में सजा बनने से महफूज रही है। यूं अनीला घर आ गई, लेकिन फरिया घर का बच्चों का खुद ख्याल रखती। अनीला में ईशा की पैदाइश पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ बिस्तर की होकर रह गई थी। बच्चे माँ के पास भागे भागे आते, फरिया को बड़ी अम्मी, अनीला को अम्मी कहकर मुखातिब करते। रफ़ीक अहमद खुद बेकरार से थे और इस वक्त फरिया को एहसास हुआ था, अनीला जो रफ़ीक अहमद के लिए है शायद वो कभी नहीं हो सकती। रफ़ीक अहमद की नींदें उड़ गई थी, वो स्मोकिंग ज्यादा करने लगे थे, काम में ध्यान देते थे न खुद पर। तभी एक रात उन्होंने रफ़ीक अहमद से सवाल किया था, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तब आप इसी तरह मेरा गम मनाएंगे? क्या फजूल बात है ये। वो गुस्से में बिस्तर से उठकर सोफे पर चले गए थे और फिर कमरे से भी बाहर। फरिया के दरियाफ्त करने पर रफ़ीक अहमद ने ये नहीं कहा, फरिया खुदा न करे ऐसा हो, फरिया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, बल्कि मौत के नाम पर अनीला से बिछड़ने का डर उनकी आंखों में दर आया था। तभी वो फौरन कमरे से बाहर चले गए थे। मोहब्बत पुल सरात है, इस धार पर मोहब्बत भोगने वाले आधे तन के साथ मंजिल मुराद को पहुंचते हैं और फिर सारी उम्र आधे तन की तलाश में सरगर्दा, हैरान और परेशान, खुद को पूरी दुनिया में टटोलते ढूंढते फिरते हैं, मगर एक गुम हो जाने वाला हिस्सा फिर कभी नहीं मिल पाता। और आज उनका यही आधा तन गुम हो गया था। अनीला की देखभाल भी वो इसलिए करने लगी थी ताकि उनका शौहर उनकी इस रियाजत की कदर करे। वो अजीब तरह की मजलूमियत के खौल में बंद हो गई थी। इस दिन अनीला की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो उसकी दुआएं ढूंढ रही थी। उन्होंने रफ़ीक अहमद को और एम्बुलेंस को एक साथ कॉल कर ली थी और अनीला की उखड़ी सांसें, वो घबरा ही गई थी। तुमने टैबलेट ख़त्म होने का ना मुझे बताया ना रफ़ीक अहमद को। अनीला उनका हाथ पकड़े रोए जा रही थी। फिर एम्बुलेंस और रफ़ीक अहमद एक साथ आए। अनीला को अस्पताल ले जाया गया, मगर हार्ट अटैक बहुत शदीद था। यूं महज 24 घंटों में अनीला ने दुनिया को खैरबाद कह दिया था। रफ़ीक अहमद ने सब काम सब्र से किए, मगर रात को मेले में गुम किसी बच्चे की तरह उनकी गोद में सर रखकर लेटे तो आसमान ज़मीन एक करके रोए। मैं कैसे भूल गया इतनी अहम बात। उसने लिस्ट दी, सब चीज़ें ले आया, बस उसकी इतनी ज़रूरी टैबलेट भूल गया मैं। इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गया? वो खामोश रही थी और फिर तीनों बच्चों की जिम्मेदारी उनके सर आ गई थी और उन्होंने रफ़ीक अहमद के साथ इस जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाया था और आज इस जिम्मेदारी की सबसे खूबसूरत किस्त की अदायगी की थी। ओफो, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ आया। ज़ारून कह रहा था तुम उसकी किसी बात से खफा हो गई हो। बाहर परेशान खड़ा है। रफ़ीक अहमद ने फरीहा को समेट लिया था और अंदर ही अंदर कोई बात थी जो उन्हें रुला रही थी। मुझे माफ़ कर दो अनिला, मुझे माफ़ कर दो। उनके सामने उनका माजी अभी तक कमरे में सांस रोके खड़ा था। फरिया इस मंजर में खुद खड़ी थी। उन्होंने लिस्ट बनाकर रफ़ीक अहमद के हाथ में थमाई थी, जो वो नाश्ते की टेबल पर भूल आए थे। थैंक्स, ये सब बहुत ज़रूरी था, मैं बहुत गैर जिम्मेदार होता जा रहा हूँ। वो मुस्कुराई थी। वो अनिला के लिए परहेजी खाना बनवा रही थी। ये तीसरे दिन की दोपहर थी जब उन्होंने अनिला की आवाज़ सुनी थी। फरिया इतना ख्याल रखने लगी थी अनिला का कि रफ़ीक अहमद ने कुल वक्ती नर्स को हटाकर जुज़ वक्ती नर्स रख ली थी। और अब अनिला की चीखें। वो अंदर परेशानी से अनिला के तकिए के नीचे दराजों में टैबलेट ढूंढ रही थी। सीन बदला था, वो वॉशरूम में आ गई थी और दराज में से उठाई दवा की बोतल को टॉयलेट में बहा दिया था। पानी के एक झटके से गोलियां गायब हो गई थी। उनके चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट थी। अनिला तकिए के नीचे यहाँ वहाँ मेडिसिन ढूंढ रही थी। वो जब कमरे में वापस आई, वो चकरा के गिरने वाली थी। उन्होंने उसे बेड पर बिठाया था और वो बेकरारी से बोली थी, आधी बोतल थी अभी, इसीलिए मैंने लिस्ट में वो नहीं लिखी, पता नहीं कहाँ गई है। तुम परेशान ना हो, मैं फिर से देखती हूँ। उन्होंने फिर से दराजें खंगालनी शुरू कर दी थी और फिर खाली बोतल देखकर अनिला की उखड़ी सांसें और बेतरतीब होने लगी थी। मैं भाग कर लेकर आ जाती हूँ दवा। नहीं आपी, इस वक्त मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर मत जाएं। केमिस्ट की दुकान कहीं करीब में नहीं, आधे घंटे में कुछ भी हो सकता है। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने रफ़ीक और एम्बुलेंस को कॉल कर दी है। जो भी पहले आ गया तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। अनिला ने सर तकिए पर मारा था बेकरारी से और उन्होंने बेचारगी से कहा था, अगर मुझे गाड़ी चलानी आती तो मैं खुद तुम्हें अस्पताल ले जाती।
मॉम सॉरी, मेरा मकसद वो नहीं था। आप जानती हैं मुझे भाई से बिल्कुल वैसी मोहब्बत है जैसी आपको मेरी मॉम से थी। फरीहा फूट फूट कर रोने लगी थी। रफीक दीवार से टेक लगाए तरहम से उन्हें देख रहे थे। जारून ने उनका हाथ थाम लिया था, मगर अंदर का सफ़र इतना पेचीदा था कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कब रफीक की बाहों का हिसार उनके गिर्द से निकला और कब जारून उनके करीब आ गया था। और अब भी वो गुमसुम बैठी थी। कॉरिडोर में रफीक की बड़ी बहन किसी औरत को बता रही थी, बहुत अजीम औरत है। इसने अपनी सौकन के बच्चों को जिस तरह अपनी ममता देकर पाला है, कोई और औरत होती तो कभी हाथ न लगाती। अंदर फरिया अनीला के सरहाने बैठी थी। मुझे माफ़ कर दे अनीला, मुझे माफ़ कर दे। काश मुझे बांटना आ जाता। काश मैंने जो सब्र किया था इस सब्र के रास्ते पर ना डगमगाती, ना खाई में गिरती। लोग जब मुझे अजीम औरत कहते हैं तो मेरी रूह पर यह तमगा चाबक की तरह लगता है, नीलो नील कर जाता है मुझे। इतना क्यों रो रही है मॉम? हारून भी उनके गिर्द अपनी बाहें फैला चुका था। बेटी रुखसत करना कोई आसान काम है? नंद ने भी उनके सर पर हाथ रखकर दुआ दी थी। बड़ी होने के बावजूद उनकी अजमत को सलाम किया था और वो खुद अपनी रूह के गिर्द चक्कर काट रही थी। और रूह का बस एक ही नारा था, माफ़ कर दे अनीला, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे मुझे। रफ़ीक अहमद सिर्फ तेरे हैं, आज भी कल भी हमेशा मैंने तेरा हक हमेशा बचा के रखा है। बस ज़िंदगी की इस रियासत के एवज़ मुझे माफ़ कर दे। रफ़ीक अहमद की आंखों में उनका और सिर्फ उनका अक्स झिलमिला रहा था, लेकिन फरिया को ये जीत ही अपनी सबसे बड़ी शिकस्त जैसी लगती थी। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।